हेलो स्टूडेंट्स, सो आज मैं लेके आ गई हूँ टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन के ऊपर। यस, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बट हमारा डाउट क्या होता है कि क्या ये एग्जाम्पल कंपटीशन का था, लाइक कोनर्स एक्सपेरिमेंट, देन गॉस थ्योरम, दैट मैकआर्थर, 5 वॉबलर्स, रिसोर्स पार्टीशन, ये सारे क्वेश्चंस हमेशा से आए हैं, बट हम भूल जाते हैं ये किन के एग्जाम्पल थे, कंपटीशन, प्रीडेशन या कॉमनसेलिज्म। बहुत बार क्लोन फिश और सी एनिमोन के एग्जाम्पल्स आए हैं। सी एनिमोन और क्लोन फिश के बीच में इंटरेक्शन क्या है, जिसका सही आंसर क्या था, कॉमनसेलिज्म। एंड फिर ब्रूड पाउच, ब्रूड पैरासिटिज्म, आई एम सॉरी, किसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे ही कुछ चीजों को आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने क्या किया, आपके लिए इसको काफी इजी वे में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन इंटरेक्शन देखेंगे और उसमें सब टॉपिक्स देखेंगे। तो शायद आप इसको जब एक बार लिखेंगे तो आपके दिमाग में काफी अच्छे से याद हो जाएगा। So let's see first population interaction, predation. So predation में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिल रहा होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंच रहा होता है, नेगेटिव मार्क्स। तो नेगेटिव मीन एक ऑर्गेनिज्म नेगेटिव हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो बेटा सबसे पहला एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने, प्रिकली पियर कैक्टस। तो प्रिकली पियर कैक्टस एक प्लांट है, ठीक है। अब उसके ऊपर एक प्रीडेटर काम कर रहा है। प्रीडेटर कुछ नहीं, एक मॉथ है। तो मॉथ है, इसके फ्लावर को खा के इसकी पॉपुलेशन कम कर रहा है। तो रिलेशनशिप क्या हो रहा है, ये नुकसान में है, ये फायदे में है। नाउ प्रीडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी। ऐसा क्यों कहा गया है कि प्रीडेटर प्रूडेंट है नेचर में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि प्रीडेटर ना पॉपुलेशन, दूसरे स्पीशीज की पॉपुलेशन को चेक में रखता है, सो दैट नीचे के स्पीशीज में इंटर कंपटीशन ना हो। सपोज मैं और मेरा ब्रदर है, हम दोनों बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं। अगर डैड का टेंशन ना हो, डैड का डर ना हो, तो हम दोनों तो एक दूसरे की जान ले लें। तो डैड इज अ प्रीडेटर, वो क्या कर रहे हैं, हम दोनों की स्पीशीज, हम दोनों के नेचर को बैलेंस कर रहे हैं। अगर एक बार डैड को घर से निकाल दो तो हम दोनों तो एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन है। तो यही चीज होता है, नीचे के दोनों स्पीशीज के बीच में कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रीडेटर पर डिपेंड करते हैं। तो प्रीडेटर क्या करता है, दोनों की पॉपुलेशन को चेक करके रखता है, राइट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे एग्जाम्पल अच्छा था कि एक पिस एस्टर है, मींस एक स्टारफिश थी, ठीक है। तो इसको जब हमने निकाल दिया, ये प्रीडेटर है, ठीक है। तो ये पिस एस्टर एक प्रीडेटर था। जब हमने इसको इंटरटाइडल एरिया से निकाल दिया तो हमने देखा जो 10 स्पीशीज थी ना इनवर्टिब्रेट की, वो लॉस हो गई, क्योंकि उन दोनों जो इनवर्टेड स्पीशीज थे उनने आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई किया, इतना ज्यादा कंपटीशन रखा कि 10 की 10 स्पीशीज लॉस्ट हो गए। क्या अगर ये पिस एस्टर था तो उसमें से क्या कर रहा था, वो सबको खा रहा था, तो उनके बीच में क्या हो रहा था, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं हो पा रहा था। तो ही वर एक्टिंग एज अ कीस्टोन स्पीशीज। तो पिस एस्टर वाज एक्टिंग एज अ कीस्टोन स्पीशीज, सो दैट कि वो 10 स्पीशीज को क्या कर रहा था, मेंटेन करके रख रहा था। जैसे पिस एस्टर को निकाल दिया, जो नीचे के 10 स्पीशीज थे वो भी खत्म हो गए, राइट। नाउ मोनार्च बटरफ्लाई के ऊपर, मोनार्च एक बटरफ्लाई है जिसके ऊपर एक प्रीडेटर बर्ड होती है। तो मोनार्च बटरफ्लाई क्या करती है, अपने में अडॉप्शंस लेके आती है, वो बिटर टेस्ट करती है। तो व्हेनेवर यू सी द एग्जांपल मोनार्च बटरफ्लाई एंड द बर्ड, तो इनके बीच में प्रीडेटर है, बर्ड खा जाते हैं इस बटरफ्लाई को, तो बर्ड पॉजिटिव हो जाती है और ये नेगेटिव में आ जाती है, क्योंकि इनको कोई फायदा नहीं होता, ये नुकसान भी रहता है हमेशा। नाउ हर्बीवोरस एंड फाइटोफैगस। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, तो इनको तो फायदा है, बट प्लांट की तो डेथ हो गई। फाइटोफैगस मीन ऐसे इंसेक्ट जो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्लांट के सैप के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो क्या होता है, हर्बीवोरस एंड फाइटोफैगस से बचने के लिए प्लांट्स अडॉप्टेशन दिखाती है। थॉर्न्स का डेवलपमेंट कर लेगी, वो एक मिल्क प्रोड्यूस करती है, ग्लाइकोसाइड। जैसे वो मिल्क अगर बॉडी के अंदर जाता है तो आपकी कार्डियक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। तो एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए प्लांट से भी कुछ अडॉप्टेशन दिखाए। तो कुछ यही सारी चीजें मेंशन की गई है प्रीडेशन में। एक बार रिवाइज करेंगे, प्रिकली पियर कैक्टस एंड द मॉथ एंड प्रीडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटीज। क्यों, कैसे पता चला, हमने जैसे पिस एस्टर व्हिच इज द प्रीडेटर हमने निकाला, 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट लॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज थे उसमें से क्या हुआ, एक सुपीरियर स्पीशीज हो गए जो सारे लोअर सब स्पीशीज को खा गए। जब क्या होता था, ये जो पिस एस्टर थी वो कंट्रोल करती थी उस गंदे इनवर्टिब्रेट को, जो कि अपने आप को कुछ ज्यादा ही शाना समझता था।
तो क्या होता था, अगर हम इसको निकाल देंगे तो सारे स्पीशीज क्या होंगे, ज्यादा ग्रो कर जाएंगे और पीछे के स्पीशीज को खा जाएंगे। सो पिसेस्टर का काम है पॉपुलेशन को वेराइटीज देके रखना, राइट। नाउ मोनार्च बटरफ्लाई एंड द बर्ड का एग्जांपल, देन हर्बीवर्स एंड फाइटोफागस। So these are the examples of predator. Now beta, I'm really sorry, just a second. Yeah. Now we will go to the, just a second, yeah. And now we will go to the slide of competition. So after the predation, we will go to the slide for competition. अगर हम competition की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है सैलो फिश अमेरिकन लेक में। सैलो फिश अमेरिकन एक लेक थी जिसमें क्या हुआ, दो हमने ऑर्गेनिजम्स रखे, उनके बीच में कंपटीशन हो रहा था। नाउ क्वेश्चन इज दैट मैम कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान हो रहा होता है, राइट। कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान हो रहा होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप कंपटीशन कर रहे होते हैं तो दोनों का ही प्रॉब्लम है, दोनों ही नेगेटिव में रहते हो। कैसे, देखो एक सैलो फिश अमेरिकन लेक का एग्जाम्पल लिया, उसमें बोला विजिटिंग फ्लेमिंगो एंड रेसिडेंट फिशेस जो है वो दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाता है ज़ूप्लैंक्टन, जो उनका खाना है उनको लेके। तो ज़ूप्लैंक्टन खाना है तो विजिटिंग फ्लेमिंगो कभी कभी आती है, लेकिन वहां की जो रेसिडेंट फिशेस थी वो डिपेंडेंट रहती है ज़ूप्लैंक्टन पे। तो जिस सीजन में विजिटिंग फ्लेमिंगो आती है तो इनके बीच में कंपटीशन हो जाता है फॉर द फूड। तो क्या है कंपटीशन का एग्जाम्पल, विजिटिंग फ्लेमिंगो एंड रेसिडेंट फिशेस। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। दूसरा गॉस थ्योरम, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो कंपटीशन टॉपिक में गॉस थ्योरम बताया गया। तो गॉस थ्योरम कहता है कि जो फिट स्पेशीज होती है वो नॉन फिट स्पेशीज को एलिमिनेट कर देती है, पावरफुल जो स्पेशीज होती है वो नॉन पावरफुल स्पेशीज को रिमूव कर देती है। मींस एक ही लोकेशन पे, एक ही निश में टू स्पेशीज कैन नॉट सर्वाइव, द फिट स्पेशीज भी एलिमिनेट द नॉन फिट स्पेशीज। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अबिंगडन टॉर्टोइस। एक टॉर्टोइस है जिसका नाम है अबिंगडन टॉर्टोइस। In the Galapagos Island extinct, once goat was introduced due to greater browsing efficiency of goat. तो बेटा एक क्या था आपका, अबिंगडन टॉर्टोइस था, अबिंगडन टॉर्टोइस है। तो ये अबिंगडन टॉर्टोइस की पॉपुलेशन ही गायब हो गई जब हमने गोट को इंट्रोड्यूस किया इन गैलापागोस आइलैंड। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू द गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो कहते हैं ना फिट स्पीशीज एलिमिनेट नॉन फिट। तो ये तो बेटा ग्रेजिंग के लिए बहुत अच्छी थी, ये तो बहुत ही अच्छा ग्रेजिंग पावर था, खा लेती थी सारा खाना जल्दी जल्दी। तो क्या हुआ, ये आपके ये जो गोट था वो डिफिशिएंट हो गया, यू नो, और उसको खाना नहीं मिल रहा था। तो दोनों के बीच में कंपटीशन किसका था, फूड को लेके। तो ग्रेजिंग पावर जिसकी ज्यादा थी वो जिंदा रह गया, ग्रेजिंग पावर जिसकी कम थी, जो नॉन फिट था, वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो अबिंगडन टॉर्टोइस एंड गोट, अबिंगडन टॉर्टोइस गोट इज द एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। नाउ वी विल गो टू द another formula, means another theory was given in competitive rule is that competitive release. So competitive release एक एक्सपेरिमेंट था और एक तरह का थ्योरी दी गई थी जिसमें बताते हैं कि अगर एक फिट स्पेशीज है और एक नॉन फिट स्पेशीज है तो एक समय ऐसा भी आता है कि नॉन फिट स्पेशीज बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लेती है अगर फिट स्पेशीज को उस एरिया से निकाल दिया जाए। तो क्या है कंपटीटिव रिलीज? कंपटीटिव रिलीज एक ऐसा थ्योरी है जिसमें जो नॉन फिट स्पेशीज है जिसका उतना एग्जिस्टेंस नहीं है वो भी अपना ग्रोथ मैक्सिमम दिखा सकती है अगर फिट स्पेशीज को वहां से निकाल दिया जाए। तो हमने क्या किया, एक कोनस एक्सपेरिमेंट है। तो कंपटीटिव रिलीज में एक कोनस एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है। तो कोनस एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में ये बताया है कि बलानस जो एक डोमिनेटिंग है इन इंटरटाइडल एरिया में। तो बलानस जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था इंटरटाइडल एरिया, और उस बलानस जो है उसने कैथामुलस को ग्रो करने नहीं दिया। लेकिन जब हमने बलानस को जगह से निकाल दिया तो कैथामुलस को ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया। सो दैट इज शोइंग कंपटीटिव रिलीज। सो एक बार रिपीट कीजिए, कंपटीटिव रिलीज क्या है? वो कहता है अगर हम एक फिट स्पेशीज को एक पर्टिकुलर एरिया से निकाल देते हैं तो नॉन फिट स्पेशीज अपना बहुत भयंकर पॉपुलेशन और ग्रोथ कर सकती है। ये हमने देखा बाय कोनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर कोनल, सी फॉर कोनल, सी फॉर कंपटीशन। सो देखिए आपका विजिटिंग फ्लेमिंगो रेसिडेंट दोनों कंपटीशन कर रही थी सेम फूड के लिए। फिर आपके पास अबिंगडन टॉर्टोइस एंड गोट दोनों ही फील्ड में फीडिंग करते थे, राइट, बाय ईटिंग द ग्रासेस। बट क्योंकि अबिंगडन टॉर्टोइस का ग्रेटर ईटिंग एफिशिएंसी था, ये जिंदा रह गए। नाउ बेटा कंपटीटिव रिलीज हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीटिव रिलीज क्या है? तो आपको पता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट था
जिसमें हमने देखा नॉन फिट स्पेशीज भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बना सकती है, फिट स्पेशीज को कुछ समय के लिए निकाल दिया गया। तो हमने देखा बैलानस जो थी वो क्या कर रही थी, इंटरटाइडल एरिया में बहुत खुशी रह रही थी, डोमिनेटिंग थी और कैथामुलस को ग्रो नहीं करने दे रही थी। लेकिन जैसे ही हमने बैलानस को हटाया, कैथामुलस का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था। क्लियर? नाउ बेटा वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सॉरी, द नेक्स्ट स्लाइड इज अनदर कंपटीशन का है रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या है? रिसोर्स पार्टीशनिंग। कंपटीशन में ही एक और चीज है रिसोर्स पार्टीशनिंग। एक्चुअली आपका एक साइंटिस्ट है मैक आर्थर। तो मैक आर्थर ने कहा यार मैं इस थ्योरी से बिलीव नहीं करता कि फिट स्पेशीज नॉन फिट स्पेशीज को एलिमिनेट कर देती है और ऐसे ही कंपटीशन होता है। नहीं, हमने देखा है कि कंपटीशन को अवॉइड किया जा सकता है, कंपटीशन को अवॉइड किया जा सकता है बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग। मैंने कहा अगर मेरे और मेरे ब्रदर के बीच में लड़ाई होती है टीवी को लेके, तो हमने क्या कर दिया कि मेरा टीवी देखने का टाइम 5 से 6 फिक्स कर दिया और उसका टीवी देखने का टाइम 6 से 7 फिक्स कर दिया। तो हम दोनों पहले टीवी के लिए लड़ रहे थे, रिसोर्स हमारा टीवी था, लेकिन क्योंकि अब हमारे बीच में लड़ाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने उसी रिसोर्स का टाइमिंग का चेंज कर दिया। तो अब हम दोनों को टीवी मिल रही है बट हमारी टाइमिंग चेंज हो गई, तो हम दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं। द सेम थिंग इज रिसोर्स पार्टीशनिंग was explained by MacArthur, but this is very important when it comes to need point of view. तो रिसोर्स पार्टीशनिंग में मैकआर्थर ने एक्सप्लेन किया कि देयर वाज 5 वॉबलर्स विद अ काइंड ऑफ एस बर्ड्स। ओके, वो सेम ट्री में रह रही थी। 5 स्पीशीज ऑफ वॉबलर वर लिविंग इन द सेम ट्री। वो सेम ट्री में कैसे एग्जिस्ट कर रहे थे, सेम स्पेस सेम एरिया। उनने क्या कर दिया, उनने अपना बिहेवियरल पैटर्न मींस जो बिहेवियरल फॉरेजिंग पैटर्न था उनको डिफरेंट कर दिया। कैसे? अब आपके पास 5 स्पेशीज है, एक स्पेशीज दिन में खाना खा रही है, एक रात में खाना खा रही है, एक मिडनाइट में खाना खा रही है, एक मॉर्निंग में खाना खा रही है। तो इनके बीच में कंपटीशन नहीं हो रहा। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून टाइम को इनने चेंज कर दिया है फॉर देयर फॉरेजिंग। तो फॉरेजिंग टाइमिंग चेंज होने के कारण इनके बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं है। So that's how they are so happily living in the same niche. So Gauss exclusion principle के exactly opposite है resource partitioning. Resource partitioning कहता है coexistence. Means हम साथ में रह सकते हैं without fighting or competition if we will divide the resource of a different timing. अब बेटा आपके पास आता है दूसरा स्लाइड पैरासिटिज्म का। तो पैरासिटिज्म में आपको एक्सप्लेन किया गया है एग्जाम्पल्स। तो आपको पता है ह्यूमन लिवर फ्लू। तो ह्यूमन लिवर फ्लू जो कि एक ट्रिमेटोड पैरासाइट है, इसके पास 2 होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। तो सेकेंडरी होस्ट इसके पास 2 प्रकार के हैं, तो इसे डाइजेनिक कहते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी होस्ट? इंटरमीडिएट होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी होस्ट। इनके पास सेकेंडरी होस्ट 2 टाइप के हैं, मीन्स एक है स्नेल और फिश, और फिर आपके पास शीप और गोट है। तो प्राइमरी होस्ट तो इनका शीप और गोट होता है, सेकेंडरी होस्ट स्नेल और फिश है। तो क्योंकि इनके पास 2 टाइप के सेकेंडरी होस्ट है, ये डाइजेनिक होती है। हमेशा बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द इन्फेक्शियस थिंग, मीरासीडियम, मेटासर्केरिया और सर्केरिया। सो मीरासीडियम इज द फर्स्ट इन्फेक्शियस फॉर्म। ओके, मीरासीडियम will convert into मेटासर्केरिया और then the सर्केरिया। Though it is not being asked in the NCERT now, but इतना याद रखना है कि human liver flu is and human liver fluke is coming in which category? तो पैरासिटिज्म। बेटा पैरासिटिज्म में एक को फायदा है एक को नुकसान है, तो प्लस और नेगेटिव को साइड है ना। बेटा कोपोड्स पैरासाइट्स ऑफ कोपोड जो है वो पैरासाइट्स होते हैं फॉर द फिशेस। तो फिशेस में जो है वो कोपोड्स जो है, कोपोड्स आर नथिंग बट दीस आर द पैरासाइट व्हिच वर्क ऑन द फिशेस फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो फिशेस लॉस में होती है, कोपोड पॉजिटिव होते हैं ना। कस्कुटा एक पैरासाइटिक प्लांट है जो कि डिपेंड करता है ऑन हेज प्लांट, मीन्स वो जो सॉफ्ट ट्रेंडल पार्ट्स प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर कस्कुटा आ जाता है, उनका न्यूट्रिशन ले लेता है। तो कस्कुटा के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ये डिपेंड करती है हेज प्लांट्स पे फॉर टेकिंग द न्यूट्रिएंट। सो इनको फायदा हो जाता है, इनको नुकसान हो जाता है। नाउ एंडोपैरासाइट। सो एंडोपैरासाइट जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे लिवर फ्लू हो गया, मेनी मोर कोपोड्स एंड liver fluke, these flukes are part of the endoparasite. So endoparasites take the positive and host को प्रॉब्लम आ जाती है, तो होस्ट नेगेटिव में होता है कि पॉजिटिव हो जाते हैं। नाउ ब्रूड पाउच, व्हेन इट कम्स टू द ब्रूड पाउच, तो इसमें क्या होता है, कुकू एंड कोयल के एग्जांपल है। ब्रूड पाउचिंग मींस
It is a kind of a problem created to the host for the incubation of the egg. और क्या होता है कि आपको मैं और सिंपल वे में बताऊं तो पुप्पू को फायदा है, क्रो को लॉस है यहाँ पे। तो कोयल क्या करती है, अपना नेस्ट नहीं बनाती है। कोयल एक बहुत चालाक बर्ड है, उसको अपने नेस्ट बनाना और इंक्यूबेशन करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो क्या करती है, उसने एवोल्यूशन ऐसा किया कि वो क्रो के जैसे अंडा देती है। साइज एंड शेप ऑफ कोयल एग इज सेम एज क्रो। तो ये क्या करती है, कोयल इस क्रो के पास अपने एग ले कर देती है। और क्या होता है, क्रो को लगता है कि ये मेरा ही एग है और वो उसको इंक्यूबेट करती रहती है। तो इसको फायदा हो जाता है कि मुझे इंक्यूबेशन भी नहीं करना पड़ा और मुझे नेस्ट भी नहीं बनाना पड़ा। क्रो को मैंने बेवकूफ बना दिया एंड क्या किया, मैंने अपने एग को हैच भी करवा दिया बाय इंक्यूबेशन। तो क्रो नेगेटिव हो जाती है, कोयल पॉजिटिव हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ द पैरासिटिज्म। नाउ बेटा व्हेन इट कम्स टू कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म में काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिए। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को कोई फायदा नुकसान नहीं होता और एक को फायदा होता है। तो एक न्यूट्रल रहता है, तो कोई नुकसान और फायदा नहीं होता, पर दूसरे वाले को फायदा होता है। तो प्लस और न्यूट्रल जीरो, प्लस एंड जीरो इज द साइन ऑफ कॉमेंसलिज्म। अपोजिट ऑफ कॉमेंसलिज्म इज एमेंसलिज्म। एक को नुकसान हो रहा है और एक को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो दिस नेगेटिव और प्लस इज एमेंसलिज्म। बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एमेंसलिज्म, क्योंकि एनसीईआरटी में एमेंसलिज्म का कोई एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ उनके हमें मैग्नीट्यूड बताया है। नेगेटिव है, एक को कोई नुकसान नहीं हो रहा बट एक को नुकसान हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से। तो कॉमेंसलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑर्किड। तो बेटा ऑर्किड कुछ नहीं है, एक बहुत ही मुलायम वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ फ्लावर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी होते हैं। तो ऑर्किड्स और एपीफाइट, तो एपीफाइट दीज आर प्लांट्स व्हिच हैव देयर क्लोरोफिल, बट ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि ये स्ट्रेट अपना ग्रो करे। तो एपीफाइट ऑर्किड्स के ऊपर जाते हैं और ग्रोथ करते हैं। तो बेटा क्या होता है, एपीफाइट जो है वो क्या होता है, फायदा मिलता है, एपीफाइट्स को ग्रोथ में फायदा मिलता है। बट ऑर्किड्स जिनके ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता, वो इनको सपोर्ट दे देते हैं। तो बेटा एपीफाइट को फायदा हो गया क्योंकि ये तो आगे की तरफ स्ट्रेट ग्रो नहीं कर रहे थे, एपीफाइट को अपनी ग्रोथ के लिए एक सपोर्ट चाहिए, तो ऑर्किड सपोर्ट कर देता है। तो इसको कोई नुकसान भी नहीं, फायदा भी नहीं है, बट एपीफाइट को फायदा हो गया। नाउ बर्नाकल्स ग्रोइंग ऑन वेल्स। सो बेटा वेल्स जो होती है वो बहुत बड़ी फिश होती है, बर्नाकल्स होती है छोटी छोटी टाइप की स्ट्रक्चर्स है, मतलब ऑर्गेनिजम्स है। तो बर्नाकल्स को क्या फायदा होता है वेल से, तो वेल्स का काम क्या है, खाना खाना। मीन्स जैसे ही वेल अपना शिकार करेगी तो वो खाएगी, तो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स बर्नाकल को भी मिल जाते हैं क्योंकि बर्नाकल चिपक के रहते हैं, ठीक है, वेल्स के पास। तो जब वेल्स खाना खा रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े बर्नाकल्स को भी मिल जाते हैं, फ्री फूड मिलता है। ऊपर से जब आपका वेल्स ना घूमता है तो उसको फ्री राइड मिल जाती है, मीन्स उसको तो कुछ करना नहीं पड़ता है, वेल से चिपक जाओ, जहां जहां वेल घूमेगा उसको फ्री राइड भी मिल जाती है, राइट। अब बेटा दूसरा एग्जाम्पल है कैटल इग्रेट और ग्रेजिंग कैटल। तो कैटल इग्रेट क्या करती है, जहां भी जाती है खोद खोद के मिट्टी खोदेगी कीड़े मकोड़े के लिए, या जब नॉट कीड़े मकोड़े के लिए। कैटल इग्रेट क्या है, इसके ग्रेजिंग पावर इसकी अच्छी है, तो ये क्या करेगी, जाएगी और आपके पास ग्रेजिंग कैटल एंड कैटल इग्रेट। तो कैटल इग्रेट जो है इसको फायदा होता है और इसको कोई फायदा और ना नुकसान होता है। क्यों, मैं बताती हूँ। ग्रेजिंग कैटल जाती है और ना आपकी क्या बोलते हैं, आपका ग्रास को निकाल के खाती है। तो सपोज कि एक जमीन है जहाँ पे ग्रासेस है, अब ग्रासेस को खाएगी तो क्या होगा, वो मिट्टी से लेके बाहर आ जाएगी, ग्रासेस मिट्टी से बाहर आएगी। तो मिट्टी से बाहर आएगी तो उसमें क्या रहेंगे, वॉर्म्स रहेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बहुत छोटे छोटे टाइप के वॉर्म्स, और द फूड फॉर द ग्रेजिंग कैटल इग्रेट विल कम। तो कैटल इग्रेट जो है हमेशा पीछे पीछे घूमती है ग्रेजिंग कैटल के, क्योंकि ग्रेजिंग कैटल जैसे ही प्लांट को निकालेगी सीड से, तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है वो उनका फूड होते हैं। तो ये पॉजिटिव खपा लेते क्योंकि इनको तो कुछ निकालना नहीं पड़ता, इनको तो काम करना नहीं पड़ता, इनको तो क्या है, पीछे को जो घूमो कैटल इग्रेट ग्रेजिंग कैटल के, जैसे ही वो मिट्टी से निकाल के खाए, मिट्टी का जो भी कीटाणु है तुम खा लो, राइट। और सी एनिमोन, बेटा सी एनिमोन और क्लॉन फिश। तो क्लॉन फिश जो है वो सी एनिमोन के पास चला जाता है क्योंकि सी एनिमोन के पास है टेंटिकल। क्या है, टेंटिकल। टेंटिकल्स में क्या होते हैं बेटा, स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं। तो जो भी क्या होता है, सी एनिमोन के पास आता है, वो स्टिंगिंग कैप्सूल्स देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रीडेटर है वो मर जाता है। तो क्या होता है कि क्लॉन फिश होती है सी एनिमोन के अंदर वाले पार्ट में आके
सपोज दिस इज द सी एनिमल, ओके, तो क्लॉन फिश यहाँ पे आके रुक जाएंगे और इसके पास बहुत सारे टेंटिकल्स है। तो ये जो टेंटिकल्स है ना, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं क्लोन फिश को फ्रॉम अनदर प्रेडेटर। मींस इट जस्ट सिंपली लाइक क्लोन फिश यूज्ड टू गो एंड बी इनसाइड द सी एनिमल। तो सी एनिमल क्या करता है, इनको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन क्लोन फिश को क्या मिलती है इन टर्न? क्लोन फिश क्या देता है? कुछ भी नहीं देता। क्लोन फिश को बेनिफिट है किससे? आपके सी एनिमल से, क्योंकि सी एनिमल के पास है टेंटिकल्स जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम एनी अदर प्रीडेटर्स। तो इसको फिश को प्रोटेक्शन मिलता है, बट सी एनिमल को इससे कोई फायदा नहीं होता है। सो दैट इज ऑल फॉर today's lecture. I hope you understood. Write it in the same manner that I have written. आपको ये पक्का हेल्प करेगा. Please write and make marks in the need. Thank you. Stay tuned for more. Bye.